दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी द्वारा आयोजित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र का प्रैक्टिस सेट संख्या 2, जिसमें हम कुल 150 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसमें सामान्य अध्ययन के सभी खंडों जैसे इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और स्तरीय प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसमें करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को शामिल नहीं किया गया है। उसके लिए हम अलग से करेंट अफेयर्स स्पेशल का वीडियो बना देंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं आगामी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र का जीएस प्रैक्टिस सेट संख्या 2। दोस्तों आज का ये जो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण रेशम के तंतु उजले चमकदार दिखाई देते हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों फाइब्रिन। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है फाइब्रिन। दोस्तों रेशम के तंतु फाइब्रिन प्रोटीन के कारण उजले और चमकदार दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ों पर ब्लू माउंटेन में निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह प्रमुख रूप से पाया जाता है? आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके लंबाड़ा, गोंड, जारवा और टोडा। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी टोडा। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो ब्लू माउंटेन हैं, इसमें दोस्तों कुछ विशिष्ट आदिम जनजातियों का निवास है और यहाँ पर टोडा जनजाति पाई जाती है और आदिकाल से ये बाहरी संपर्क से कटे रहने के कारण यहाँ की जनजातियों ने परस्पर विनिमय का प्रबंध स्थापित किया है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है। तो आइए, ये सामान्य विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए माइटोकांड्रिया, दोस्तों माइटोकांड्रिया एटीपी निर्माण यानी समावास के लिए महत्वपूर्ण है। क्लोरोप्लास्ट आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है और लाइसोसोम अंतःकोशिकीय पाचन के लिए। तो इस प्रकार सही सुमेलन आप कर सकते हैं। सही सुमेलन के आधार पर आपका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भूगोलज्ञ या भूगोल शास्त्री प्रमुख नगर यानी प्राइमेट सिटी संकल्पना से संबंधित हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों ये हैं मार्क जेफरसन। मार्क जेफरसन ने नगरों के आकार, विस्तार और कार्य का अध्ययन किया और रेल मार्ग से पहुंच सकने वाले क्षेत्रों को लघुरूप पदनाम, रेलों को सभ्य बनाए जाना या सिविलाइजिंग दिया और उसने केंद्रीय स्थानों का विचार, प्रमुख नगर यानी प्राइमेट सिटी का नियम और रेलों की सभ्यता की उन्नति में योगदान जैसे शब्दों की उत्पत्ति की और उनकी पहचान स्थापित की। अगला प्रश्न है दोस्तों, 21 एमिनो अम्लों वाली एक अल्फा श्रृंखला और 30 एमिनो अम्लों वाली एक बीटा श्रृंखला से मानव इंसुलिन अणु संगठित होता है। वयस्क मानव में कितने प्रकारक इंसुलिन जीन होते हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है वयस्क मानवों में दोस्तों 2 प्रकारक इंसुलिन जीन होते हैं। एक जीन से एक प्रोटीन श्रृंखला बनती है, इसलिए अल्फा और बीटा प्रोटीन श्रृंखला बनाने के लिए 2 प्रकारक जीन चाहिए होते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऑप्शन है आपके बोर्नियो, मेडागास्कर, न्यूगिनी या सुमात्रा। तो सही उत्तर है इन विकल्पों में से सबसे बड़ा द्वीप आपका दोस्तों न्यूगिनी है। वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है और उसके बाद न्यूगिनी का स्थान आता है, लेकिन ऑप्शंस में न्यूगिनी दिया है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप इन विकल्पों में न्यूगिनी हो जाएगा। तो सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड है, दूसरे स्थान पर न्यूगिनी आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्याघ्र आरक्षित क्षेत्रों यानी टाइगर रिजर्व को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध करना है आपको। तो देखिए दुधवा, पन्ना, पेंच और इंद्रावती उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ की ओर आपको इसमें क्रमबद्ध करना है। तो देखिए दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर पेंच जो है दोस्तों, पेंच मध्य प्रदेश के मध्य दक्षिण में स्थित है और इंद्रावती छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले
1 2 3 4 दुधवा, पन्ना, पेंच और इंद्रावती आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे उत्तर से दक्षिण की ओर टाइगर रिजर्व का क्रम। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोती यानी पर्ल एक मोलस्क के मृदु ऊतकों में उत्पन्न होने वाला एक कठोर पदार्थ है और मोती का मुख्य घटक क्या होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, मोती का मुख्य घटक कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट से मोती एक मोलस्क जंतु द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला यानी एक्वेरियम, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जीवोम या बायोम, समुदाय, अजैव वातावरण या पारिस्थितिकी तंत्र। तो सही उत्तर है दोस्तों, इसको हम कहते हैं जीवोम यानी बायोम। दोस्तों जैव समुदाय, तालाब, महासागर, वन, जल जीवशाला ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र हैं और ये सभी मिलकर बायोम यानी जीवोम का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए विराम से प्रारंभ करते हुए एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को 1000 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया गया है और इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन की गति प्रोटॉन की गति से तेज होगी। जब विराम से प्रारंभ करते हुए एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को 1000 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की गति जो है वो प्रोटॉन की गति से तेज होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, समान लंबाई L और समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A वाले 2 तार बनाए गए हैं। तार एक तांबे से बना हुआ है और देखिए तार 2 एल्यूमिनियम से बना है। यह दिया गया है कि तांबे की वैद्युत चालकता एल्यूमिनियम की वैद्युत चालकता से अधिक है, तो इसमें कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसमें सही कथन ये होगा, तार 1 का प्रतिरोध तार 2 के प्रतिरोध से अधिक होगा, यानी तांबे के तार का प्रतिरोध एल्यूमिनियम के तार के प्रतिरोध से अधिक होगा। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों नाइट्रेट। नाइट्रेट संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है और जल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा के कारण बच्चों में यानी नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों में उनके शरीर का रंग नीला पड़ जाता है और ये जल में या आहार में नाइट्रेट की अधिक मात्रा के कारण होता है। तो सही उत्तर है ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारक नाइट्रेट होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न है प्रकाश से। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर नहीं अभिलंब के संदर्भ में 40 डिग्री के कोण पर आपतित है। किसी समतल दर्पण पर अभिलंब के संदर्भ में 40 डिग्री के कोण पर आपतित है और यहाँ पर जब यह किरण दर्पण से परावर्तित होती है तो इसमें कितना विचलन होगा? तो दोस्तों इसमें कह रहे हैं कि प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर 40 डिग्री पर आपतित होती है तो उसमें विचलन जो हो जाएगा ये हो जाएगा कि 40 डिग्री जो है विचलन का मान 100 डिग्री हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए कुछ समय प्रयोग में आने के बाद बड़े ट्रांसफार्मर गर्म हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण देखिए बड़े लंबे समय तक प्रयोग में आने के बाद बड़े ट्रांसफार्मर गर्म हो जाते हैं। ट्रांसफार्मर या संधारित्र दोस्तों ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत धारा के अपचायक या उपचायक के रूप में काम करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा कि धारा ट्रांसफार्मर में ऊष्मा उत्पन्न करती है, सही है, और ट्रांसफार्मर में हिस्टेरेसिस हानि होती है, ये भी सही है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। दोस्तों कुछ समय में प्रयोग के बाद ट्रांसफार्मर गर्म हो जाते हैं क्योंकि तारों के कुंडलनों में प्रवाहित होने वाली धारा के काल में उत्पन्न ऊष्मा के कारण और ट्रांसफार्मर के कोर का जो चुंबकन होता है वो रिवर्स होने के कारण उत्पन्न ऊष्मा के कारण। तो इसके अलावा दोस्तों ट्रांसफार्मर आयल शीतलन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो इसके 2 कारण 1 और 2 आपके ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों ग्लूकोज, जिसका कि फार्मूला C6H12O6 होता है, इसके 150 ग्राम में कितने हाइड्रोजन परमाणु होंगे आपको बताना है।
तो दोस्तों 150 ग्राम ग्लूकोज में अगर जो इसका मोलर द्रव्यमान लिया जाए तो 180 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻12। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवरक्त दृश्य और परावैंगनी विकिरण प्रकाश के विभिन्न गुणधर्म होते हैं और इन विकिरणों प्रकाश से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। देखिए, सही नहीं कथन जो है वो है कि अवरक्त प्रकाश की तुलना में दृश्य प्रकाश की फोटॉन ऊर्जा अधिक होती है। ये आपका गलत है, क्योंकि अवरक्त प्रकाश की तुलना में यानी इंफ्रारेड लाइट की तुलना में जो दृश्य प्रकाश या विजुअल लाइट होता है उसकी फोटॉन ऊर्जा कम होती है। दोस्तों सही कथन क्या है कि परावैंगनी विकिरण की तुलना में अवरक्त का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, ये सही है। दृश्य प्रकाश की तुलना में परावैंगनी का तरंग दैर्घ्य छोटा होता है, ये कथन भी सही है। और दृश्य प्रकाश की तुलना में परावैंगनी विकिरण की फोटॉन ऊर्जा कम होती है, ये सही है। तो इसमें से सही कथन जो नहीं है वो है ऑप्शन सी आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित यानी ऐसे तल पर या ऐसे क्षैतिज धरातल पर खड़ा है जिसमें कोई घर्षण नहीं है, तो इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है। ऑप्शन है छींक कर, कूद कर, दौड़ कर या लुढ़क कर। तो सही उत्तर है दोस्तों, घर्षण रहित धरातल पर खड़ा व्यक्ति दौड़कर, कूदकर या लुढ़क कर नहीं जा सकता है, इसलिए छींक कर वह प्रक्रिया के कारण निश्चित दूरी तय कर सकता है। अगला प्रश्न है, एक टूटी हुई अस्थि को सही स्थान पर जमा कर रखने के लिए एक सफ़ेद पदार्थ को पानी में मिलाकर बनाया गया पेस्ट प्रयुक्त किया जाता है और इस सफ़ेद पदार्थ को क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी कहा जाता है, जो टूटी हुई हड्डियों को जमाने में या उनको स्थिर रखने में सहायक होता है। दोस्तों जल के साथ जब कैल्शियम हाइड्रेमाइड को हाइमेड्रेट को मिलाया जाता है तो जल के क्रिस्टलन को हटाकर ये कठोर हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन सल्फेट आयन और जल के बीच अभिक्रिया HSO4 प्लस H2O ये H3O प्लस SO जो है में जल किस तरह काम करता है। तो हाइड्रोजन सल्फेट आयन और जल के बीच अभिक्रिया में दोस्तों जल जो है वो एक क्षार के रूप में काम करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सही है, हाइड्रोजन सल्फेट आयन और जल के बीच अभिक्रिया में हाइड्रोजन एक क्षार के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाशिकी यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है। ऑप्शन देखिए, पायरेक्स कांच, मृदु कांच, दुर्गलनीय कांच या फिर फ्लिंट कांच। तो सही उत्तर है दोस्तों, प्रकाशिकी यंत्र दुर्गलनीय कांच के बने होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। इसको पोटास कांच भी कहा जाता है और इसे पोटास कार्बोनेट और सिलिका मिश्रण को मिलाकर तैयार किया जाता है। ये उच्च गलनांक वाले अति कठोर जो हैं कांच होते हैं, इसलिए ये दुर्गलनीय होते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकांश ओजोन गैस लगभग 90% किस वायुमंडलीय परत में स्थिर होती है। तो सही उत्तर है, अधिकांश ओजोन गैस दोस्तों समताप मंडल में स्थित होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बायोगैस के मुख्य घटक क्या होते हैं। दोस्तों बायोगैस मुख्य रूप से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, लेकिन दोस्तों इसमें मुख्य गैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो याद रखिएगा CH4 प्लस CO2 ये बायोगैस के मुख्य घटक होते हैं, यानी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई हैं आपको बताना है। दोस्तों भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से कई सारे प्रावधान लिए गए हैं, जिसमें विधि का शासन, कानून निर्माण और विधि, संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, कैबिनेट व्यवस्था, द्विसदनी व्यवस्था, ये सारी चीज़ें ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं। ऑप्शन देखिए, कानून का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संसदीय व्यवस्था। तो इसमें से ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों क्या क्या लिया गया है,
कानून का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया और संसदीय व्यवस्था, यानी 1, 2 और 4। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए पुराना प्रश्न हो गया है, लेकिन यहाँ पे हम आपको एक प्रश्न और दे रहे हैं कि भारत की मुख्य खाद्य सब्जी कौन सी है। जैसे भारत का मुख्य खाद्यान्न आपका धान या चावल है, चावल भारत का मुख्य खाद्यान्न है, उसी प्रकार से आपको बताना है दोस्तों कि भारत की मुख्य खाद्य सब्जी क्या है। तो सही उत्तर है आलू। दोस्तों भारत की मुख्य खाद्य सब्जी आलू है और भारत में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार और गुजरात राज्यों में आलू उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 भारतीय राज्यों में से किन 2 राज्यों में पंचायत चुनाव लड़ने और उसका पात्र होने के लिए कुछ निश्चित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए। ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और राजस्थान। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 2 और 4। हरियाणा और राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कुछ निश्चित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं पास, अनुसूचित जाति और महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास और अनुसूचित जाति के लिए 5वीं पास होना चाहिए। राजस्थान में भी ऐसे ही व्यवस्था लागू की गई है, 8वीं पास सरपंच और 10वीं पास जिला परिषद पंचायत समिति के सदस्य बन सकते हैं। हालांकि अनुसूचित जातियों में 5वीं पास सरपंच बनाने का प्रावधान है। तो हरियाणा और राजस्थान राज्य दोस्तों यहाँ पर पंचायत चुनाव के लिए कुछ निश्चित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रत्यायोजन के बारे में कौन सा कथन सही है। प्रत्यायोजन या डेलीगेशन। दोस्तों ये जिम्मेदारी का परित्याग है। देखिए तो ऐसा नहीं है। इसका अर्थ एक निम्नतर प्राधिकारी द्वारा उच्चतर प्राधिकारी को निर्दिष्ट अधिकार दिया जाना है, ये भी सही नहीं है। यह पर्यवेक्षण और पुनरीक्षण के अधीन है, ये सही है। और यह संगठन में प्राधिकार बांटने का तरीका है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 3 और 4 सही है प्रत्यायोजन के बारे में। दोस्तों प्रत्यायोजन या डेलीगेशन किसी उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को विशिष्ट सत्ता और अधिकार प्रदान करना प्रत्यायोजन कहलाता है। इसमें पर्यवेक्षण और पुनरीक्षण जो है उच्च अधिकारी का होता है और संगठन में ये प्राधिकार बांटने का भी एक तरीका होता है। अगला प्रश्न, संविधान और राज्य व्यवस्था से भारत के संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया है। तो सही उत्तर है दोस्तों ये है आपकी चौथी अनुसूची। दोस्तों चौथी अनुसूची में देखिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा के सदस्यों को जो है उनको निर्धारित किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के निर्वाचन को निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसी देश के जनांकिकी लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड की घटना किससे संबंधित है। तो सही उत्तर है दोस्तों जनांकिकी लाभांश जो है वो श्रमजीवी काल यानी श्रमजीवी काल या कार्यकारी समूह वाली जनसंख्या में वृद्धि की बात की गई है इसमें। और देखा जाए तो जनांकिकी लाभांश जो है किसी अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन के सकारात्मक और सतत विकास को दर्शाता है। और जनसंख्या ढांचे में जो बढ़ती युवा और कार्यशील जनसंख्या है यानी 15 से जो है 60 वर्ष की आयु वर्ग जो है इसमें आता है, जिसके अंतर्गत जनांकिकी लाभांश जो है ऐसे कार्यकारी वर्ग से इसका जो संबंध है जो कि अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान करता है। तो जनांकिकी लाभांश श्रमजीवी काल यानी कार्यकारी आय वाली जनसंख्या में वृद्धि को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को भारत में उनके घटने के सुसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। महालनोबिस मॉडल दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। और योजना अवकाश जो है
66 से 69 तक। महालनोबिस मॉडल एक तरह से देखा जाए तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने 1953 में ये मॉडल गठित किया था और इसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। योजना अवकाश 1966 से 1969 तक 3 योजनाएं बनाई गई थीं और आवर्ती योजना या रोलिंग प्लान जो है दोस्तों 1978 से 1980 के लिए बनाया गया था। तो सही क्रम आपका हो जाएगा 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति निम्नलिखित साधनों में से किन का प्रयोग करती है? ऑप्शन है बैंक दर, मुक्त बाजार प्रक्रियाएं, सरकारी ऋण या फिर लोक राजस्व। तो सही उत्तर है, भारत में जो मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी है ये बैंक दर और मुक्त बाजार संक्रियाओं को शामिल करती है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1 और 2 मौद्रिक नीति के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले साधन हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा अवमूल्यन अधिक हितकारी होगा यदि? ऑप्शन देखिए कि घरेलू सामान के मूल्य स्थिर रहें, आयातकों के लिए निर्यात के मूल्य सस्ते हो जाएं, आयात के मूल्य स्थिर रहें और निर्यात के मूल्य समानुपाती रूप से बढ़ें। तो दोस्तों अवमूल्यन क्या है? जब किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाए ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। दोस्तों अवमूल्यन के संबंध में ये अधिक हितकारी तब होता है जब आयातकों के लिए निर्यात के मूल्य सस्ते हो जाएं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगे 4 प्रश्न हैं जो कि कथन 1 और कथन 2 से संबंधित हैं और इनके लिए कूट दिए गए हैं। कूट पहला है कि दोनों कथन सही हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। दोनों कथन अलग अलग सही हैं लेकिन कथन 2 कथन 1 का स्पष्टीकरण नहीं है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, ये सी ऑप्शन है और कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न कथन कारण से। देखिए कथन 1 है, भूमंडलीय तापन का तात्पर्य है भूमंडलीय सतही तापमान में वृद्धि, ये सही है। कथन 2 है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता का बढ़ना भूमंडलीय सतही तापमान में वृद्धि का कारण है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और 1, 2 की सही व्याख्या भी करता है। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 33 देखिए, कथन है कि 1 जो है गर्मी के मौसम में महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्से में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, ये सही है। और कथन 2 है महाराष्ट्र का आंतरिक भाग पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। तो दोस्तों इसमें भी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि गर्मी के मौसम में महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्से में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है क्योंकि महाराष्ट्र का आंतरिक भाग पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, त्वचा कैंसर सामान्यतः पराबैंगनी विकिरण के कारण होता है। देखिए ये कथन 1 है। कथन 1 कह रहा है कि त्वचा कैंसर सामान्यतः पराबैंगनी विकिरण के कारण होता है, तो ये आपका कथन 1 सही है। कथन 2 कह रहा है कि स्ट्रेटोस्फीयर पराबैंगनी विकिरण को सूर्य से पृथ्वी की ओर आने देती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों त्वचा कैंसर का मुख्य कारण सूर्य से आने वाला पराबैंगनी विकिरण है जो कि मानव स्वास्थ्य और त्वचा दोनों के लिए हानिकारक होता है। और समताप मंडल में जो ओजोन गैस यानी स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन गैस होती है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, लेकिन ओजोन ह्रास के कारण यह विकिरण प्रत्यक्ष रूप से सीधे पृथ्वी पर आ रहा है जिससे कि कैंसर जैसी या त्वचा कैंसर जैसी बीमारियों में वृद्धि हो रही है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं, यानी कथन 1 और 2 दोनों सही हैं लेकिन 2 कथन 1 की सही पुष्टि नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन 1 है, आरंभिक आर्य जो अनिवार्यतः पशुचारी थे उन्होंने ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की थी जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जा सके। तो ये आपका ए कथन सही है। कथन 2 है कि राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि जनजाति मुखिया तंत्र। जनजाति मुखिया के लिए राजन शब्द का प्रयोग होता था जो मुख्यतः एक सेनापति था और अपने लोगों पर शासन करता था, किसी विशेष क्षेत्र पर नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही पुष्टि करता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? तो ऑप्शन है फूलागुरी धोवा 1861, बीरसाइल उलगुलान, पावना विद्रोह या मराठा किसान विद्रोह। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए फूलागुरी धेवा। दोस्तों फूलागुरी धेवा असम क्षेत्र में 1961 में हुआ था और ये असम का सबसे पहला किसान आंदोलन था जो ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था। अगला प्रश्न है उत्तरकालीन मुगल काल में सैयद बंधुओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन आपको बताना है दोस्तों। मुगल दरबार में सैयद बंधु जो थे उनका नाम अब्दुल्ला खां और हुसैन अली था। ये सबसे शक्तिशाली थे, इनको किंग मेकर कहा जाता है और ये हिंदुस्तानी दल के नेता भी थे। दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए युद्धों में दोनों बंधुओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही उत्तर है दोस्तों इसमें कि इसमें वे जहांदार शाह को सत्ता में लाए थे, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका सही नहीं है दोस्तों। इसमें देखिए कि कह रहे हैं कि जहांदार शाह को हटाकर मार दिया गया और दिल्ली का मुकुट फर्रुखसियर को पहना दिया गया। 1713 में इन बंधुओं ने अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियर की ओर से युद्ध में भाग लिया और जहांदार शाह को हराकर मार दिया गया और दिल्ली का मुकुट फर्रुखसियर को पहना दिया गया। तो वो जहांदार शाह को सत्ता में लाए थे, ये कथन आपका सही नहीं है। उसने प्रशासन शक्ति को नियंत्रित किया, सही है। सहिष्णुता की धार्मिक नीति अपनाई, ये भी सही है। और उन्होंने राजा साहू के साथ एक समझौता किया, ये भी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही कठिन है, जो है विश्व इतिहास से संबंधित है। फ्रांस की क्रांति के संबंध में वर्ष और घटनाओं का कौन सा क्रम जो है सही सुमेलित है, आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो 1789 में नेपोलियन कोड दे रहे हैं ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि नेपोलियन कोड 1804 में लागू हुआ था। टेनिस कोर्ट शपथ दोस्तों 1789 में ली गई थी। टेनिस कोर्ट शपथ। नेशनल कन्वेंशन का जो समय काल है वो 1792 है और फ्रांस में नया संविधान जो है ये 1804 में नहीं बल्कि 1791 में लागू किया गया था। तो इसमें सही कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन सी फ्रांस में नेशनल कन्वेंशन 1792 जो है ये डेट सही है। इसके अलावा अन्य जो तिथियां हैं वो सही सुमेलित नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों MS सुब्बुलक्ष्मी शताब्दी पुरस्कार 2016 की प्राप्तकर्ता तीजन बाई किस विधा की प्रतिपादक हैं? तो दोस्तों तीजन बाई का नाम पांडवानी नाम के एक पारंपरिक प्रदर्शन कला और गायन शैली से संबंधित है। और तीजन बाई दोस्तों देखिए भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के पांडवानी लोकनाट्य की पहली महिला कलाकार हैं। अगला प्रश्न है ईसा पूर्व 6ठी और 4ठी शताब्दी के बीच अशास्त्रीय यानी अपधर्मी संप्रदाय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए पार्श्वनाथ द्वारा ईसा पूर्व 7वीं सदी में जैन विचारों का पहले से प्रसारण हो गया था, सही है। यद्यपि देखिए बौद्ध धर्म और लघु सीमा तक जैन धर्म ने भौतिक जीवन में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए रूढ़िवादिता के खिलाफ प्रतिक्रिया की, किंतु इनमें से किसी ने भी जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया था, ये सही है। महावीर की प्रथम महिला शिष्य एक बंदी गुलाम महिला बताई जाती है, ये सही नहीं है। और बुद्ध ने यह समझा कि एक मठवासिनी भी एक मठवासी की तरह आध्यात्मिक मुक्ति पा सकती है और उन्होंने भिक्षुक वर्ग में उन्हें एक बराबरी का दर्जा दिया। तो सही उत्तर है दोस्तों 1, 2, 4। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक कौन है? तो सही उत्तर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट जीन जैक्स रूसो की कृति है, यानी सामाजिक समझौता नाम की पुस्तक रूसो ने लिखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों इरोम शर्मिला चानू, इन्होंने मणिपुर में आंदोलन किया था सशस्त्र बलों के जो बर्बरता के खिलाफ। उन्होंने मणिपुर में किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है पीपुल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस। इरोम शर्मिला ने मणिपुर में पीपुल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस नामक राजनीतिक दल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। इसमें दोस्तों एक सूची में दर्रे हैं और उनका स्थान आपको बताना है।
तो देखिए यहाँ पर जो दर्रे और उनके स्थान बताने हैं दोस्तों, तो आइए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। देखिए जोजिला दर्रा आपका ये जम्मू और कश्मीर, जे से जम्मू कश्मीर। सिपकीला ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। लिपू लेक उत्तराखंड में, और नाथुला के बारे में आप जानते हैं ये सिक्किम में स्थित है। तो इस आधार पर जब आप ऑप्शन देखेंगे तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न भी सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। आइए देखते हैं। NH2 यानी नेशनल राजमार्ग संख्या 2, ये दोस्तों दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद और कोलकाता को जोड़ता है। NH4 जो है ये ठाणे, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई को। NH7 आप जानते हैं कि वाराणसी से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाता है। और NH8 जो है ये दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ता है। तो सही सुमेलन इस प्रकार से हो जाएगा और ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। तो आइए सही उत्तर जानते हैं। बास जल संधि, दोस्तों बास जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच स्थित है। डेविस स्ट्रेट या डेविस जल संधि कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच स्थित है। डोवर जल संधि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच स्थित है। और फ्लोरिडा स्ट्रेट ये USA और क्यूबा के बीच। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2, 4, 1, 3 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। प्रतिष्ठान और उनसे संबंधित उत्पादन। तो आइए देखते हैं। टिस्को मतलब टाटा स्टील आयरन एंड स्टील कंपनी। ये टिस्को दोस्तों ये देखिए लोहा और इस्पात से संबंधित है। बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी, दोस्तों बाल्को जो है एल्यूमिनियम के उत्पादन, बॉक्साइट निष्कर्षण और एल्यूमिनियम निष्कर्षण से संबंधित है। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये रसायन से संबंधित है। और BEL ये इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कार्बन क्रेडिट को किसके समतुल्य माना जाता है आपको बताना है। तो सही उत्तर है एक कार्बन क्रेडिट 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। दोस्तों कार्बन क्रेडिट के माध्यम से नगरीय विकास, रासायनिक संयंत्र, तेल उत्पादन और उससे जुड़ी संस्थाएं वृक्षारोपण के लिए कार्य करने वाले लोगों से संपर्क स्थापित करके पर्यावरण की सुरक्षा के संबंध में कार्य करती हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, एक कार्बन क्रेडिट जो है ये 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। अगला प्रश्न सामान्य विज्ञान से ही है। पायस या इमल्सन किससे मिलकर बना होता है? तो सही उत्तर है 2 द्रव। दोस्तों जब एक द्रव दूसरे अभिमिश्रणी द्रव से परिक्षेपित होकर कोलाइड विलयन बनाता है तो वो पायस या इमल्सन कहलाता है। पायस में 2 द्रव होते हैं जैसे दूध। अगला प्रश्न है दोस्तों, पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं वो सुनाई नहीं देती हैं, हमको सुनाई नहीं देती हैं और उनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी दाब विद्युत पदार्थ। दोस्तों पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने के लिए दाब विद्युत पदार्थ को प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्यकर भोजन लेने वाले एक स्वस्थ मनुष्य का मूत्र जब फर्श पर गिरता है तो इससे होने वाली दुर्गंध मुख्यतः किसके जीवाणुविक अपघटन के कारण होती है आपको बताना है। तो सही उत्तर है यूरिया का जीवाणुओं द्वारा अमोनिया में अपघटन के कारण जीवों के मूत्र से दुर्गंध आती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूरिया का अमोनिया में जीवाणुविक अपघटन के कारण ये दुर्गंध आती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ मानव शरीर में भोजन श्रृंखला के माध्यम से प्रवेश करता है और कई शारीरिक क्रियात्मक विकार उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन है स्ट्रांसियम 90, आयोडीन 31, सीजियम 137, ये सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों उपर्युक्त सभी इसलिए क्योंकि स्ट्रांसियम 90, आयोडीन 131, सीजियम 137 ये सभी रेडियो एक्टिव तत्व हैं जिनका विघटन जीवाणुओं द्वारा नहीं होता। ये प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, ये मृदा में पहुंचकर पादपों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और ये प्रथम स्तर पर ही खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके मानव के अंदर कई प्रकार के शारीरिक और क्रियात्मक विकार उत्पन्न करते हैं।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति एक पिंड को किसी क्षैतिज घर्षण रहित समतल पृष्ठ पर फेंकता है और ये देखा गया है कि इस पिंड पर दो बल कार्य करते हैं, तो ये कौन सा होगा? तो सही उत्तर है दोस्तों, इसमें देखिए कि इसमें जब एक व्यक्ति किसी पिंड को क्षैतिज घर्षण समतल पर फेंकता है तो गति के तीसरे नियम के अनुसार नेट परिणामी बल शून्य होता है, इसलिए पिंड जो है वो स्थिर वेग के साथ चलेगा। तो सही उत्तर पिंड स्थिर वेग के साथ चलेगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, समुद्री जल का बिलवणीकरण उत्क्रमित परासरण के प्रयोग द्वारा किया जाता है, विलयन पर प्रयुक्त दाब होता है। तो जानते हैं दोस्तों, समुद्री जल का बिलवणीकरण यानी उसमें से नमक अलग करके उसको मृदु जल बनाने की क्रिया उत्क्रम परासरण यानी आरओ, जिसको कि रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है, उसके द्वारा किया जाता है। विलयन पर प्रयुक्त दाब क्या होता है? तो सही उत्तर है विलयन पर प्रयुक्त दाब परासरणी दाब से अधिक होता है, और जब दाब किसी विलयन में परासरणी दाब से अधिक होता है तो विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलय से होकर गुजरते हैं, और उत्क्रम परासरण यानी आरओ का प्रयोग समुद्री जल का बिलवणीकरण करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जेरी स्केपिंग किससे संबंधित संकल्पना है? तो सही उत्तर है जेरी स्केपिंग जल बचाव से संबंधित भू सुदर्शनीकरण से संबंधित संकल्पना है। जेरी स्केपिंग ये कृषि की एक प्रणाली है, इसके अंतर्गत जल की भूमि में संरक्षण करके जल की कमी को पूरा किया जाता है। और जेरी स्केपिंग में दोस्तों रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जो मरुस्थली पौधे होते हैं उनका वृक्षारोपण शामिल होता है। अगला प्रश्न है कि कुछ कथन हैं, इन पर आपको विचार करना है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो नाभिकीय रिएक्टर और नाभिकीय बम के संक्रियात्मक सिद्धांतों के विषय में कौन सा कथन सही है? दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में अभिक्रिया जो होते हैं वो नियंत्रित होती है, जबकि नाभिकीय बमों में अभिक्रिया अनियंत्रित होती है, आप जानते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि नाभिकीय रिएक्टर में सभी प्रचालन रिएक्टर क्रांतिक होते हैं, जबकि नाभिकीय बम के विषय में क्रांतिकता का कोई प्रश्न नहीं होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 और 3 आपके सही हैं। जबकि देखा जाए तो नाभिकीय बमों में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकालने के लिए श्रृंखला अभिक्रिया प्रक्रम का प्रयोग होता है, लेकिन नाभिकीय रिएक्टरों में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है, ये गलत है। और नाभिकीय रिएक्टरों में विमंदकों का प्रयोग नहीं होता है, जबकि नाभिकीय बमों में इनका प्रयोग होता है, ये भी गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बहुलक में ग्लूकोज एकक घटक नहीं होते हैं? तो सही उत्तर है रबर। दोस्तों, रबर में ग्लूकोज के एकक घटक नहीं होते हैं, और अन्य ग्लाइकोजन जैसे स्टार्च और सेलुलोज ये ग्लूकोज के घटक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए जूल थॉम्सन प्रक्रम अत्यधिक उपयोगी और मितव्ययी है, यह प्रक्रम किस श्रेणी में आता है आपको बताना है। तो दोस्तों, जूल थॉम्सन जो प्रक्रम है वो रुद्धोष्म प्रक्रम श्रेणी में आता है, और इस प्रक्रम में निकाय में कोई प्रक्रिया इस प्रकार होती है कि निकाय और वातावरण के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ताजे घावों के लिए आयोडीन का टिंचर एक प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है, यह तात्विक आयोडीन का एक तनु विलयन होता है जिसमें नहीं होता है क्या? तो सही उत्तर है दोस्तों, जो आयोडीन का टिंचर होता है इसमें क्या है कि एसीटोन नहीं होता है। देखिए, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होता है। आयोडीन के टिंचर में प्रतिरोधी क्षमता होती है, और यह जल, पोटेशियम और एल्कोहल का तनु विलयन होता है, इसमें एसीटोन नहीं होता है। तो दोस्तों, आयोडीन का जो टिंचर है उसमें जल, एल्कोहल और पोटेशियम आयोडाइड होता है, एसीटोन की मात्रा इसमें नहीं होती है, और ये एक एंटीसेप्टिक की तरह प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न राज्य व्यवस्था से है, भारत के संविधान में गारंटीड मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल किस स्थिति में? तो सही उत्तर है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के दौरान। दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होती है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए मौलिक अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। 20 और 21 के में दिए गए अधिकार, तो ये जीवन से संबंधित अधिकार हैं, उनको छोड़कर जो है अन्य मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है।
अगला प्रश्न है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के विषय में कौन सा कथन सही है। तो सही कथन है दोस्तों, प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित होने चाहिए और सभी पंचायतों में सभी स्तरों पर कुल सीटों की 1/3 सीटों का महिलाओं के लिए अनिवार्य आरक्षण होना चाहिए। और एक जो कथन है कि इनमें सभी राज्यों के लिए यह अधिदेशात्मक हो जाता है कि वे शासन की 3 स्तरीय प्रणाली व्यवस्था को स्थापित करें, ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें व्यवस्था ये है कि जो हमारे इस संशोधन अधिनियम में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसमें 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन और पंचायतों में 1/3 महिलाओं का आरक्षण प्रावधानित किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विधेयकों में से किन्हें पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को सुलझाने के लिए संसद की एक संयुक्त बैठक की सहायता ले जाती है। दोस्तों, संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? तो पहला तो ये है कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, विधेयकों के बारे में जो संशोधन है उनके बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हों, या दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक का समय बीत गया हो। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक आयोजित हो सकती है। तो देखिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा संवैधानिक संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक, यानी ऑप्शन 2 और 3 में जो है इसी में केवल संयुक्त बैठक का प्रावधान है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और यह निर्वाचक मंडल किससे बनता है? तो सही उत्तर है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्तों। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसके अलावा राज्यों की विधान परिषद से नहीं, बल्कि केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा से जो निर्वाचित सदस्य हैं वो होते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पे ऐसे तो सामान्य रूप से देखिए 1, 2 और 4 हो जाएगा। तो 1, 2 और 4, लेकिन यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के सदस्य नहीं बल्कि निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, मनोनीत नहीं होने चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? दोस्तों, राज्य की नीति निर्देशकता तो भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए है। तो ये आपका सही कथन है कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए हैं। तो ये आपका सही है। इसके अलावा दूसरा कथन है आपका कि भारत के संविधान के भाग 3 में प्रतिष्ठापित मूल अधिकार आमतौर पर यथोचित निर्बंधनों के अधीन हैं, ये भी सही है। और धर्मनिरपेक्षता किसी भी देश के संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी देश इसके संविधान की मूल विशेषताओं में धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म हो ही। तो ऑप्शन 1 और 2 आपके सही हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के उपबंधों के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के बारे में जो कथन है उस पर विचार कीजिए। तो देखिए, सरकारी शिक्षण संस्थानों में दोस्तों उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है, सही है। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त निजी शिक्षा जो संस्थान हैं उनके लिए एक विशेष उपबंध राज्य बना सकता है। राज्य द्वारा सहायता नहीं प्राप्त होने वाले निजी शिक्षा संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में एक विशेष उपबंध बना सकता है। और इसके अलावा चौथा कथन है कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है, जैसा कि अनुच्छेद 30 में वर्णित है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, ये सभी जो कथन हैं वो सही हैं अनुसूचित जाति और जनजातियों की शिक्षा के संबंध में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो हैं वो शामिल किए गए हैं। तो इसमें देखिए, विपरीत लिंगी या ट्रांसजेंडर के अधिकार, क्रैनियोपैगस जुड़वाओं के अधिकार और बच्चे को जन्म देने का मतिमंदता महिलाओं का अधिकार। तो इसमें से कौन सा सही है अनुच्छेद 21 के संबंध में? तो सही उत्तर है दोस्तों
देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा ये 1, 2 और 3 हो जाएगा, क्योंकि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है और इसमें देखिए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। कोई व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपने जीवन या निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि और ये स्मारक हैं उनके निर्माण का सही क्रम क्या है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, जो निर्माण का सही क्रम है वो है सबसे पहले कुतुब मीनार, उसके बाद तुगलकाबाद का किला, फिर आएगा लोधी बाग और उसके बाद फतेहपुर सीकरी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इन स्मारकों के निर्माण का क्रम। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था, यानी ड्राफ्ट कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन की थी उसका सदस्य कौन नहीं था। दोस्तों संविधान का निर्माण प्रारूप समिति के द्वारा किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इनके अतिरिक्त 6 सदस्य और थे। लेकिन यहाँ पर देखिए B.N. राव, दोस्तों B.N. राव संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, क्योंकि वो संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो है संविधान में स्थापित थे, संविधान निर्माण में थे। अगला प्रश्न है, मुगल राज्य के स्वरूप को देखते हुए इनमें से किस विद्वान ने तर्क दिया है कि मुगल भारत में राज्य की अनूठी विशेषता यह थी कि इसने शोषक वर्गों के लिए केवल संरचनात्मक भुजा के रूप में ही भूमिका नहीं निभाई, बल्कि यह स्वयं शोषण का प्रमुख साधन भी था। ये किस इतिहासकार का कथन है? तो सही उत्तर है दोस्तों ये इरफान हबीब का कथन है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है। तो यहाँ पर देखिए सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 है। तो देखिए वित्तीय घाटा ये कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियों और ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियों से संबंधित है। राजस्व घाटा राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों से। प्रभावी राजस्व घाटा पूंजीगत परिसंपत्तियों के सर्जन हेतु अनुदान से। और प्राथमिक घाटा वित्तीय घाटा ब्याज भुगतान से संबंधित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सही कूट 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किन कारणों के कारण 18वीं सदी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। ऑप्शन देखिए, कोयले और लोहे के भंडारों की खोज, वाष्प शक्ति की खोज, रेलवे का आरंभ और कच्चे माल की नियमित आपूर्ति। तो सही उत्तर है 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के लिए ये सभी कारण, यानी ये सभी कारण उत्तरदायी थे। कोयले और लोहे के भंडारों की खोज, वाष्प शक्ति की खोज, रेलवे का आरंभ और कच्चे माल की नियमित आपूर्ति हो रही थी। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और सही कूट के आधार पर चयन करना है। भूमि का प्रकार और उसका अर्थ क्या होता है। दोस्तों उर्वरा भूमि, देखिए उर्वरा भूमि क्या होती है, तो वर्षा द्वारा सिंचित भूमि जो है वो उर्वरा भूमि होती है। मरु यानी जो मरुभूमि या मरुस्थल होता था। नदी मातृका नदी द्वारा सिंचित भूमि को कहते थे। और देव मातृका उपजाऊ भूमि को कहा जाता है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नदी मातृका याद करिएगा, नदी द्वारा सिंचित भूमि, और देव मातृका जो उपजाऊ भूमि होती थी उसको कहा जाता था। अगला प्रश्न है, इंडियन सोशल रिफॉर्मर जनरल जो 1890 में आरंभ हुआ था, इसके संपादक कौन थे। तो सही उत्तर है दोस्तों, इंडियन सोशल रिफॉर्मर जनरल का संपादन के नटराजन, देखिए KN नटराजन ने किया था। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है। औद्योगिक क्षेत्र और उनसे संबंधित देश, देखिए लिपजिंग, दोस्तों लिपजिंग जो है वो जर्मनी का औद्योगिक क्षेत्र है। डेट्रायट आप जानते हैं USA का औद्योगिक क्षेत्र है। लोरेन ये फ्रांस में स्थित है, लोरेन फ्रांस का क्षेत्र है। और कम्बरलैंड यूनाइटेड किंगडम का क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। तो देखिए भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 है कि दक्कन के पठार क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, सही है। मालवा के पठार विंध्य के कगारों से ऊंचे हैं और जो पठार का पूर्वी भाग या पार्श्व भाग बनाते हैं, ये सही नहीं है। पश्चिमी सतपुड़ा मैदान और तापी नदियों को पृथक करते हैं, सही है। और छोटा नागपुर पठार आद्य महाकल्पी ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से प्रकृतिस्थ हैं। तो दोस्तों 1, 3 और 4
1, 3 और 4 ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में सही हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न राज्य व्यवस्था से आ गया। देखिए, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक या मनी बिल को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताह तक रोक कर रखा जा सकता है? तो सही उत्तर है 2 सप्ताह, यानी 14 दिन तक ये रोक कर रखा जा सकता है यदि लोकसभा द्वारा किसी धन विधेयक को पारित कर दिया गया हो तो। अगला प्रश्न है 14वें वित्त आयोग द्वारा दिए गए फार्मूले में राज्यों के हिस्सों का निर्धारण करने के लिए किस मापदंड को सर्वाधिक महत्व प्राप्त हुआ था? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये था आय स्तर का मापदंड। आय अंतर का जो मानदंड था वो 14वें वित्त आयोग द्वारा दिए गए फार्मूले में राज्यों के हिस्से का निर्धारण करने में सबसे महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किया गया है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 311। दोस्तों, सिविल सेवकों को जो संवैधानिक संरक्षण है वो अनुच्छेद 311 के द्वारा प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है किसे राज्यसभा में पहले पुरस्थापित या पेश नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है संवैधानिक संशोधन, सीएजी रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण और किसी राज्य की सीमाएं बदलने का विधेयक। तो सही उत्तर है दोस्तों, सीएजी रिपोर्ट को राज्यसभा में पहले पुरस्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीएजी का संवैधानिक प्रमुख जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और सार्वजनिक लेखाओं से संबंधित रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को सुपुर्द करता है। इसके अलावा संवैधानिक संशोधन, वार्षिक वित्तीय विवरण या किसी राज्य की सीमाएं बदलने का विधेयक ये सभी राज्यसभा में पहले भी पुरस्थापित या पेश किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवैध रूप से निरुद्ध या हवालात पाए गए किसी व्यक्ति की रिहाई निश्चित करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो सही उत्तर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी को सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है और यह किसी व्यक्ति को कारागार की हिरासत में निरुद्ध बंदी के व्यक्ति के स्वातंत्र्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साधन है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बनाया गया था? तो सही उत्तर है राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है। तो सही उत्तर है संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पद्दिकारम की किस नदी की स्तुति की गई है? तो दोस्तों, तमिल महाकाव्य शिल्पद्दिकारम बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें कावेरी नदी की स्तुति की गई है और ये लगभग ईसा के 2री-3री शताब्दी में ये लिखा गया था और इसमें इसको तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी झीलें लद्दाख में स्थित नहीं हैं? तोस्कार, पोंगोंगसो, तोंगसोंगमो और तोसो मोरीरी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी झील लद्दाख में स्थित नहीं है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी तोंगमो। शोंगमो जो झील है ये दोस्तों ये लद्दाख में स्थित नहीं है, बल्कि देखिए कि ये काराकोरम पर्वत और दक्षिण में ये जो झील है देखिए सोंगमो झील आपकी लद्दाख क्षेत्र में नहीं बल्कि भारत के सिक्किम राज्य में, याद रखिएगा ये सिक्किम में स्थित है, जबकि शोकार, पांगोंगसो और सो मोरीरी ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4 ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित झीलें हैं, सोंगमो नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद यानी PIL की शुरुआत हुई थी उस समय का प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन था? तो सही उत्तर है जनहित याचिका की शुरुआत दोस्तों PN भगवती ने 1986 में आरंभ की थी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, PN भगवती के समय काल में जनहित याचिकाओं की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है और यहाँ पर देखिए इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात प्रयोग का प्रमाण है, तो ये सही नहीं है।
और कथन जैसे उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है, दाईं ओर से बाईं ओर की ओर लिखी जाने वाली लिपि है, और मूर्ति बनाने की कला के माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है, लेकिन लोहे के आरंभिक प्रमाण सिंधु सभ्यता से नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है टवालू। टवालू क्या है दोस्तों? तो सही उत्तर है टवालू प्रशांत महासागर में जो है ऐसा देश है जो बर्फ पिघलने और समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण ये डूबने का खतरा इसको हो गया है। अगला प्रश्न है महाकाव्य और पौराणिक मूल पाठों के निबंधों अथवा सार संग्रहों के संकलन के लिए 12वीं सदी के संस्कृत विद्वान कौन था? तो सही उत्तर है दोस्तों ये निबंध और सार संग्रह के संकलन के लिए लक्ष्मीधर जो है प्रमुख विद्वान थे। तो सही उत्तर है 12वीं शताब्दी में इन सभी का सबसे महत्वपूर्ण निबंध तीर्थकल्पतरु नाम से लक्ष्मीधर ने किया है। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने तर्क दिया है कि पूंजी ने अल्प विकास को इसलिए नहीं बनाया कि इसने अल्प विकसित दुनिया का शोषण किया, बल्कि इसलिए कि इसने इसका पर्याप्त शोषण नहीं किया है। तो सही उत्तर है जियोफ्रे का ये कथन है, जियोफ्रे के का, कि पूंजी ने अल्प विकास को इसलिए नहीं बनाया कि इसने अल्प विकसित दुनिया का शोषण किया, बल्कि इसलिए कि इसका पर्याप्त शोषण नहीं किया। अगला प्रश्न है दोस्तों भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है भास्कर प्राचीन असम का बर्मन राजवंश से संबंधित है, और असम जिसका प्राचीन काल में नाम कामरूप था, वहाँ में बर्मन राजवंश का शासक था, और इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक पुष्य बर्मन था, और कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के समकालीन भास्कर बर्मन इस वंश का अंतिम महान शासक था। अगला प्रश्न है दोस्तों अक्षांश। अक्षांश और देशांतर आप जानते हैं, अक्षांश के बारे में कौन सा कथन सही है? तो अक्षांश के साथ वर्षा, तापमान और वनस्पति बदलती रहती है, ये सही है। अक्षांश के साथ दिन बड़े और सबसे छोटे दिन के बीच का अंतर घट जाता है, ये भी आपका सही कथन है। और इंदिरा पॉइंट अक्षांश के लगभग 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पर स्थित है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही कथन है। तो दोस्तों देखिए अक्षांश ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, जिनको कि अंश या डिग्री में प्रदर्शित किया जाता है, और विषुवत रेखा को 0 अंश या 0 डिग्री अक्षांश माना जाता है। वर्षा, तापमान और वनस्पति अक्षांश रेखाओं के साथ परिवर्तित होती है। 0 डिग्री अक्षांश पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति होती है, अधिक वर्षा पाई जाती है, और 90 डिग्री अक्षांश पर बहुत कम तापमान होता है। और इसके साथ ही देखिए इंदिरा स्थल या इंदिरा पॉइंट जो है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी पर स्थित है, और ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। तो सही उत्तर है 1, 2, 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। तो यहाँ पे आइए सुमेलन करते हैं सूची 1 का सूची 2 से। भीमताल। भीमताल दोस्तों एक विवर्तनिक झील है। अष्टमुदी, ये जो है अष्टमुदी झील दोस्तों ये लैगून झील है, केरल में है। गोहना झील जो है ये आपका भूस्खलन से निर्मित है, और लोनार झील जो आपकी ये एक क्रेटर झील का उदाहरण है। तो याद रखिएगा। देखिए भीमताल दोस्तों देख लीजिए सही उत्तर क्या है। भीमताल उत्तराखंड में है, अष्टमुदी केरल में है, गोहना झील उत्तराखंड में है, और लोनार झील का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा क्रेटर से निर्माण हुआ है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर ऑप्शन ए 3, 1, 2, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए हिमालयी नदियों का उद्गम स्थान बर्फ से ढके हुए क्षेत्रों में होता है, इसलिए वे शीतकाल में सूखी होती हैं, ये सही नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां परिपक्वता तक पहुंच गई हैं, ये सही है। और हिमालयी नदियां अपर्दन के सामान्य चक्र की तीनों अवस्थाओं को चित्रित करती हैं, तो ये सही है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन 2 और 3 है। दोस्तों हिमालयी नदियों के बारे में जो जल स्रोत हिमानी है, हिमानी और वर्षा दोनों ही इसके जल स्रोत कहलाते हैं, क्योंकि ये नदियां तभी सदावाहिनी कहलाती हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो सही उत्तर है दोस्तों
यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है या मूल अधिकार है, ये सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 44 में जो समान नागरिक संहिता दी गई है वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दिया गया है और इसलिए यह भारतीय नागरिक का मूल अधिकार है, ये कथन आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, किसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी? आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज। तो सही उत्तर है दोस्तों, राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन 1 और 2 सही हैं। ऑप्शन सी आपका इस आधार पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। यहाँ पे आइए देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है और ये कादिर टापू या द्वीप से संबंधित है। राखीगढ़ी आपका हरियाणा के हिसार में स्थित है। भिड़ाना हरियाणा में स्थित है और भोगवा ये सौराष्ट्र। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुजरात के कच्छ जिले में धौलावीरा और ये हड़प्पाकालीन विशालतम नगरों में से एक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए हरियाणा में दूसरा विशालतम क्षेत्र है राखीगढ़ी, ये हरियाणा में स्थित है। भिड़ाना भी हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है और लोथल अहमदाबाद जिले के गुजरात में स्थित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। इस आधार पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के गुप्त काल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही कथन नहीं है जो है वो ये है कि महिलाओं की स्थिति को पुनर्परिभाषित किया गया। वे औपचारिक शिक्षा की हकदार थीं और इस कारण उस काल में महिलाओं की शिक्षक, दार्शनिक और डॉक्टर थीं। समय पूर्व विवाह कानून द्वारा निषेध था और उन्हें संपत्ति का अधिकार था। ये कथन गुप्त काल के लिए सही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों संस्कृत भाषा और साहित्य जो है इनको संरक्षण मिला, ये सही है। पुजारियों और मंदिरों को प्रशासनिक और वित्तीय निरापदाताओं के साथ भूमि और गांवों के अनुदान दिए जाने से प्रशासनिक सत्ता का विकेंद्रीकरण प्रभावित हुआ था और भूमि अनुदानों ने भारत में कृषि दासता के उद्भव और सामंती विकास का रास्ता खोला। तो ये सब सही है। भारत के संविधान के अधीन आपात उपबंधों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यदि किसी राज्य के राज्यपाल को इस बात से संतुष्ट हैं कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां राज्य की वित्तीय स्थिरता अथवा साख खतरे में है, वे राज्य में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। दोस्तों ये कथन सही नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति शासन है या आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार जो है वो शक्तिशाली हो जाती है और वित्तीय आपात स्थिति में राज्यपाल को कोई अधिकार नहीं, बल्कि ये मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के अधिकार का विषय है। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है, INS वी तारिणी नामक पल जलयान पर पृथ्वी की जलपथ से परिक्रमा करने के लिए भारतीय नौसेना के सभी महिलाओं वाले एक अभियान दल के लिए 4 विराम घोषित किए गए हैं। उनमें से कौन विराम नहीं था? तो दोस्तों महादेई एक जल नौका थी, उसके बाद तारिणी नौसेना का दूसरा नौकायन पोत है और ये जो है फ्रेमटली, लेल्टन, पोर्ट स्टेली और केप टाउन पर रुकी थी और इसमें डरबन जो है शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में दोस्तों सही कथन है कि संसद एक अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। तो सही उत्तर है सभी भारतीय सेवाओं का निर्माण संसदीय विधि द्वारा होता है और सेवाओं की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा होती है। दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में UPSC द्वारा बदली नहीं जा सकती हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के भर्ती के नियम UPSC द्वारा निर्धारित किए गए हैं, ये सही नहीं है। और न तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए राज्यसभा की मंजूरी अनिवार्य नहीं है। तो ये कह रहे हैं ये सभी सही कथन नहीं है, बल्कि सही है कि संसद के एक अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं सृजित की जा सकती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। GST के बारे में आप जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु और सेवा कर, इसको लाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? तो दोस्तों भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था और इसको लागू करने की आवश्यकता या इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी कि समवर्ती आधार पर इसको कार्यान्वित होना था और अनुच्छेद 246
ऐसे मामले के लिए पर्याप्त नहीं था, यानी अपर्याप्त था। अगला प्रश्न है, विश्व के पहले विभाजन यानी पार्टीशन संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, द आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ट्रस्ट ने अक्टूबर 2016 में दुनिया का पहला पार्टीशन म्यूजियम अमृतसर के टाउन हॉल में स्थापित किया था। तो ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन या विभाजन का जो संग्रहालय है, ये अमृतसर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का सेतु भारतम कार्यक्रम किससे संबंधित था? तो सही उत्तर है, सेतु भारतम कार्यक्रम जो है ये राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और सीवनहीन यात्रा के लिए पुलों के निर्माण से संबंधित था, और इसमें ये लक्ष्य रखा गया था कि सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे फाटकों से मुक्त कर दिया जाएगा। तो सही उत्तर है, सेतु भारतम कार्यक्रम राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध यात्रा के लिए पुलों के निर्माण से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गरीबी उन्मूलन में अर्थ सहाय यानी सब्सिडी के एक विकल्प के रूप में यूबीआई का क्या तात्पर्य है? यूबीआई का मतलब होता है दोस्तों यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है वो यूबीआई का फुल फॉर्म होता है। तो गरीबी उन्मूलन में जो सब्सिडी दी जाती है उसमें यूबीआई का मतलब क्या है? सार्वत्रिक मूल आय। दोस्तों, ऐसी आय जो सभी लोगों को समान मात्रा में वितरित की जाए ताकि जो है उनकी स्थिति जो है सुधर सके, और ये सभी लोगों की मूल आय में कुछ बढ़ोतरी करने के या उनको सब्सिडी देने के लिए यूबीआई इसको लाया जाना था या प्रस्तावित किया गया था। तो सार्वभौमिक बुनियादी आय ये गरीबी को कम करने का एक विकल्प है, और ये योजना जो है लागू अगर जो हो जाएगी तो लागू होने के बाद सरकार की ओर से दी जाने वाली सभी तरह की सब्सिडी खत्म की जाएंगी। अगला प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की एक विशेषता क्या नहीं है? तो सही उत्तर है दोस्तों, यह एक संसद सदस्य द्वारा मार्गदर्शित है। ये सही नहीं है, क्योंकि सांसद आदर्श ग्राम योजना गांव के निर्माण और विकास का कार्यक्रम है। इसको अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया था, और इसमें सभी राजनीतिक दलों के सांसदों द्वारा गांव को गोद लेकर उसको आदर्श गांव बनाना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक पर्यावरण सुविधा अनुदान करार यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ग्रांट एग्रीमेंट, जिसको भारत ने अगस्त 2017 में विश्व बैंक के साथ पारिस्थितिकी सेवा सुधार परियोजना के लिए हस्ताक्षरित किया है, उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही उत्तर है, यह परियोजना की अवधि 15 वर्ष है। ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो परियोजना है दोस्तों ये 5 वर्षों के लिए किया गया था इसका प्रारंभ। अगला प्रश्न है, माई फास्टैग और फास्टैग पार्टनर नामक मोबाइल ऐप किस जो है प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो टोल का भुगतान था उसको ऑनलाइन बनाने या आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा माई फास्टैग या फास्टैग पार्टनर जो है मोबाइल ऐप शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में किसको शामिल नहीं किया गया है? गैसें हैं देखिए, सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सीसा और मीथेन। तो सही उत्तर है दोस्तों, इसमें मीथेन को शामिल नहीं किया गया है, और पर्यावरण मंत्री जो थे 2014 में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। इसमें अच्छा, संतोषजनक, मध्यम प्रदूषित और प्रदूषित तथा अत्यधिक प्रदूषित और संकट की स्थिति वाले जो है मानक तय किए गए थे, और इसमें देखिए दोस्तों सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सीसा को तो शामिल किया गया था, लेकिन मीथेन को इसमें शामिल नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की प्रगति छात्रवृत्ति स्कीम किससे संबंधित है? तो प्रगति छात्रवृत्ति स्कीम किससे संबंधित है? ये बालिकाओं की तकनीकी यानी टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित है प्रगति छात्रवृत्ति स्कीम। अगला प्रश्न, बंदरगाह और उनके प्रदेशों से सुमेलन करना है। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा राज्य में स्थित है। कांडलापत्तन आप जानते हैं गुजरात में है, और एन्नोर बंदरगाह ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, वरीयता तालिका भारत सरकार के अनुसार वरीयता का सही क्रम क्या होगा? तो सही उत्तर है, वरीयता का सही क्रम है अपने राज्यों में वहाँ के राज्यपाल पहले नंबर पे, फिर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, अपने राज्यों में वहाँ के मुख्यमंत्री और मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो ये आपका सही वरीयता क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिष्ठित महिला को सूची 2
के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों ये पुराने हैं, लेकिन अरोड़ा राय के बारे में बता दें। अरोड़ा राय ये सामुदायिक विकास से संबंधित रही हैं। पूर्णिमा आडवाणी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही थी। अमृता पटेल, दोस्तों अमृता पटेल का जो संबंध है वो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से है और मृदुला सिन्हा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं। लेकिन इस समय वर्तमान में देखा जाए तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? श्रीमती रेखा शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय देशों में किस एक की सीमा अटलांटिक महासागर से लगी हुई है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है पुर्तगाल। दोस्तों पुर्तगाल जो है इसकी सीमा अटलांटिक महासागर से लगी हुई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीनलैंड फ्रांस का एक समुद्र पार भूभाग है, ये सही नहीं है। बरमूडा जो कि यूके का समुद्र पार भूभाग है, पश्चिमी अटलांटिक में स्थित है, सही है। और बहरीन राज्य पर्शियन खाड़ी में स्थित है, ये सही है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 2 और 3 सही हैं। ग्रीनलैंड फ्रांस का समुद्र पारी भूभाग नहीं है। और आपके लिए ये प्रश्न है कि ग्रीनलैंड किसका भूभाग है, किस देश का भूभाग है, आपको बताना है। अगला प्रश्न है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के दूरतम छोरों के समय का परिकलन का सामान्य नियम लगाया जाए तो क्या अंतर आएगा? तो सही उत्तर है दोस्तों गुजरात पश्चिम में है सबसे और अरुणाचल प्रदेश पूरब में है। अगर जो इन दोनों छोरों को लिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से लगभग 2 घंटे आगे होगा। हम जानते हैं कि गुजरात 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, अरुणाचल प्रदेश 96 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो जब इन दोनों के अंतर देखेंगे तो कम से कम 26 डिग्री देशांतर का अंतर आएगा और एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है। तो इसलिए ये अंतर 1 घंटा 44 मिनट यानी 2 घंटे के आसपास का अंतर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन है कि मार्च 1947 में लॉर्ड बेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में गवर्नर जनरल के रूप में भेजा गया था। ये जो है इसमें से आपको बताना है और ये सही है कि मार्च 1947 में लॉर्ड बेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल बना और जुलाई 1947 में ब्रिटिश सरकार ने माउंटबेटन योजना के तहत दोस्तों ये माउंटबेटन योजना के मुख्य प्रावधानों वाला अधिनियम पारित किया और यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का आधार बना। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, नृत्य और उनसे संबंधित राज्यों का सुमेलन करना है। तो देखिए कथकली, दोस्तों कथकली नृत्य जो है ये आपका ये केरल राज्य से संबंधित है, एक का दूसरा हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है और भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा 2, 2, 3, 1। तो इस क्रम में 2, 3, 1 जो है आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष में उत्पन्न की गई समस्त वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य और ये क्या होता है? तो आपको बताना है दोस्तों, एक देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है वो एक वर्ष में उत्पन्न की गई समस्त वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य और विदेशों से शुद्ध आमदनी के योग के बराबर होता है। तो आप जानते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी को सूत्र में ऐसे जीएनपी जीडीपी प्लस जीडीपी क्या होता है, एक देश की सीमा के अंदर किसी दी हुई समयावधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य और इसमें विदेशियों का योगदान जोड़ दिया जाता है। तो जीएनपी में क्या होता है कि विदेशियों द्वारा देशवासियों द्वारा विदेश में अर्जित आय और विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को क्या होता है, इसमें जीएनपी में विदेशों से शुद्ध आमदनी का योग के बराबर हो जाता है। अपने यहाँ जो अपने देश के सीमा के भीतर और विदेशियों द्वारा शुद्ध आमदनी के योग के बराबर होता है एक देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला प्रश्न पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है। भारत में योजना अवकाश कब हुआ था? तो सही उत्तर है भारत में योजना अवकाश 1966 के सूखे के बाद हुआ था। तो 1966 से 69 में भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण नहीं किया गया था और ये जो खाली योजनाएं थीं इसको योजना अवकाश की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ पर किया गया है?
तो सही उत्तर है अनुच्छेद 50 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। ये अनुच्छेद 51 है दोस्तों, अनुच्छेद 51 है। और इसमें देखिए अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास राज्य करेगा, ऐसी व्यवस्था भाग 4 में की गई है। अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की ओर से हस्ताक्षर करते हैं, सही नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा समस्त नियुक्तियों में वो उनको सहायता प्रदान करते हैं, ये सही है। और मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करते हैं, सही है। तो 2 और 3 सही है, जबकि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की ओर से हस्ताक्षर प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए श्रीहरिकोटा, दोस्तों श्रीहरिकोटा आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। खुंभा या तुम्भा ये केरल राज्य में स्थित है। हासन आपका कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। और चांदीपुर आप जानते हैं एकीकृत परीक्षण रेंज, ये ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण निर्देशित किया गया है, किस अनुच्छेद में आपको बताना है। तो राज्य की लोक सेवा में कार्यपालिका का जो न्यायपालिका से पृथक्करण है वो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा किया गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित राजवंशों में सबसे प्राचीन कौन सा है, पल्लव, चोल, मौर्य या फिर गुप्त राजवंश। तो सही उत्तर है मौर्य राजवंश दोस्तों सबसे पुराना है। मौर्य के बाद गुप्त राजवंश, फिर पल्लव और उसके बाद चोल राजवंश का नाम आता है। अगला प्रश्न इतिहास से ही है कि वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था। तो सही उत्तर है दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन अपनी शक्ति को नर्मदा नदी के दक्षिण तक फैलाना चाहता था, लेकिन उसको पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न राजा राम मोहन राय से संबंधित है। राजा राम मोहन राय से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए राजा राम मोहन राय से संबंधित जो कथन है दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, सही है। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया, सही है। और अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का भी समर्थन किया। तो सही उत्तर है राजा राम मोहन राय के संबंध में ये सभी कथन सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। इसमें सूची 1 में पदार्थ हैं और उनके संघटक। सफ़ेद पेंट में दोस्तों टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है। शीशा में आप जानते हैं कि सोडियम सिलिकेट होता है। कृत्रिम उर्वरकों में दोस्तों पोटेशियम सल्फेट होता है। और दियासलाई की तिल्ली में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य की सीमाएं भारत के अधिकतम राज्यों से मिलती हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और बिहार। तो सही उत्तर है दोस्तों असम राज्य की सीमा, भारत में जो असम राज्य की सीमा है वो सर्वाधिक राज्यों से मिलती है, यानी असम 7 राज्यों को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश 5, महाराष्ट्र 5 और बिहार 3 राज्यों को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है आपको बताना है कौन सी एक कैश क्रॉप यानी नकदी फसल है, गेहूं, बाजरा, धान और रबर। तो सही उत्तर है रबर एक कैश क्रॉप है। जो कैश क्रॉप होती हैं दोस्तों उसमें देखिए गन्ना, रबर, कपास, जूट ये सब जो है नकदी फसलों में शामिल की जाती हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। इसमें कुछ प्रमुख स्मारक और मंदिर हैं। बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके अलावा दिलवाड़ा मंदिर ये राजस्थान में है, माउंट आबू में। लिंगराज मंदिर ओडिशा में स्थित है। और हम्पी स्मारक समूह ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। तो इसमें ये जो व्यक्तियों के नाम हैं ये पुराने हैं।
आप करंट में दोस्तों जो करंट अफेयर्स आप तैयार करते हैं उसमें एनटीपीसी के अध्यक्ष, भारत के प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष, इंडियन एयरलाइंस और अन्य संस्थाओं के अध्यक्षों के नाम आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आत्मकथा है लिविंग हिस्ट्री, इसके लेखक कौन हैं? दोस्तों लिविंग हिस्ट्री जो है आत्मकथा, इसके लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है हिलेरी क्लिंटन। हिलेरी क्लिंटन की आत्मकथा लिविंग हिस्ट्री है। दोस्तों अगला प्रश्न भी व्यक्तियों से सुमेलन करना है। अमेरिका में राजदूत, तो हम बता दें भारत के राजदूत अमेरिका में इस समय तरनजीत सिंह सिद्धू हैं। पाकिस्तान में उच्चायुक्त कौन है? अजय बिसारिया हैं। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आयोग इसरो के अध्यक्ष इस समय वर्तमान में के सिवन हैं दोस्तों। के सिवन इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, जयमंडली आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थापित नहीं किया गया है? ऑप्शन देखिए, नीलगिरी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी। तो सही उत्तर है कच्छ की खाड़ी में जो है जयमंडली आरक्षित क्षेत्र स्थापित नहीं किया गया है, जबकि नीलगिरी, सुंदरवन और मन्नार की खाड़ी में स्थापित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष इसरो की व्यावसायिक इकाई है जो भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं का विपणन करती है। ये सही है। अंतरिक्ष या इसका नाम एंट्रिक्स है दोस्तों। इसके अलावा मेघा ट्रॉपिक्स वायुमंडल के अध्ययन के लिए इसरो और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच संयुक्त उपग्रह मिशन है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे आपके। दोस्तों इसरो की स्थापना आप जानते हैं 1969 में की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो सही उत्तर है बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य केंद्रीय पुस्तकालय मुंबई में स्थित है और राष्ट्रीय पुस्तकालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसमें देखिए कोलकाता का राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है, कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तकालय है और राज्य केंद्रीय पुस्तकालय मुंबई में स्थित है। ये सही है, ऑप्शन 2 गलत है। तो सही उत्तर ऑप्शन 1, केवल 1 सही है, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर आपको बताना है सेबी, परमाणु ऊर्जा आयोग, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम और दिल्ली मेट्रो निगम के अध्यक्ष। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये पुराना है। तो इसमें ई श्रीधरन दिल्ली मेट्रो रेल निगम, एम दामोदरन परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं दोस्तों। एम दामोदरन ये सेबी के अध्यक्ष रहे हैं, अनिल काकोदकर परमाणु ऊर्जा आयोग के और एस के जैन भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम के हेड रहे थे। आप वर्तमान में सेबी, परमाणु ऊर्जा आयोग, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम और दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अध्यक्ष यानी कार्यकारी जनरल का नाम याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किसने सबसे पहले 600 टेस्ट क्रिकेट विकेट लिए हैं? तो सही उत्तर है शेन वार्न। दोस्तों शेन वार्न जो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले 600 टेस्ट क्रिकेट विकेट लिया है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। मैग्नेटाइट अयस्क है दोस्तों किसका? लोहे का। गैलेना दोस्तों शीशे का अयस्क है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है और स्फेलेराइट ये जस्ता यानी जिंक का अयस्क है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में विद्युत शक्ति उत्पादन की स्थापित क्षमता 1 लाख मेगावाट से अधिक है और कुल संभावित जल विद्युत उत्पादन क्षमता 1,50,000 मेगावाट है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सही कथन इसमें ऑप्शन केवल 2 हो जाएगा। भारत में कुल संभावित जल विद्युत क्षमता का अनुमान 1,50,000 मेगावाट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली या फिर स्वामी श्रद्धानंद। तो सही उत्तर है खिलाफत आंदोलन का समर्थन मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया था। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था और खिलाफत आंदोलन के लिए जो एक सभा हुई थी उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। तो यहाँ पे देखिए इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ
सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन ये सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सही उत्तर है सैडलर आयोग की स्थापना 1917 में हुई थी और ये विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित था। अगला प्रश्न, दामोदर सहायक नदी किसकी है? तो सही उत्तर है हुगली की सहायक नदी दामोदर है और इसकी एक और प्रमुख सहायक नदी जलांगी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? चंबल घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, मयूराक्षी परियोजना और शरावती परियोजना। दोस्तों हीराकुंड बांध आप जानते हैं महानदी पर है, उड़ीसा राज्य में बिजली और सिंचाई के लिए लाभ मिलता है यहाँ से। इसके अलावा चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश लाभान्वित होते हैं। मयूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल बिहार को लाभ मिलता है और शरावती परियोजना दोस्तों ये कर्नाटक में है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र यानी सबसे अधिक राज्य शरावती परियोजना से लाभान्वित होते हैं। यूपी स्पेशल से अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो सही उत्तर है 1974 में। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड 1974 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं किस क्षेत्र में? कृषि में, उद्योग में, सेवा में या उद्योग और सेवा क्षेत्र में? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रतिशत लोग जो हैं ये कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या बहुत अधिक है और इसमें आप देखिए सभी श्रेणियों में जो कामगार हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी राज्यों में जो है भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? ये उत्तर प्रदेश के संबंध में है। तो समसपुर, देखिए समसपुर जो पश्चिम बिहार है दोस्तों ये रायबरेली में स्थित है, सही सुमेलित है। इसके अलावा नवाबगंज पश्चिम बिहार इलाहाबाद में नहीं बल्कि उन्नाव जिले में स्थित है। बखिरा संत कबीर नगर में सही है। सांडी हरदोई में ये भी सही है। तो आपका कौन सा सही सुमेलित अभ्यारण्य नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नवाबगंज इलाहाबाद में नहीं बल्कि उन्नाव में है। और अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का कि कौन सा सही सुमेलित है? बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये उन्नाव में ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि आप जानते हैं बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में स्थित है। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर ये भी सही सुमेलित नहीं है क्योंकि ये गौतम बुद्ध नगर में है, ये संत कबीर नगर में है। सांडी वन्यजीव विहार हरदोई ये सही सुमेलित है और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती में नहीं बल्कि ललितपुर में है दोस्तों। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट, सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र का प्रैक्टिस सेट था। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसके अलावा अन्य जो प्रारंभिक परीक्षाएं हैं लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली उनके सामान्य अध्ययन खंड के लिए भी ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और जो प्रश्न कठिन लगे उनको अलग से नोट कर लीजिएगा ताकि आसानी से आप परीक्षाओं में प्रश्नों को सही सही अटेम्प्ट कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।